What is civil services? The permanent professional branch of state administration, excluding military and judiciary branches and elected politician. एक राज्य के प्रशासन की स्थायी पेशेवर शाखाएं, सैन्य और न्यायिक शाखाओं और चुने हुए राजनेताओं को छोड़कर. The extent of civil services of a state as part of civil services varies from country to country. In United Kingdom, for instance, only Crown national government employees are referred to as civil servant, whereas country और city employees are not. एक देश की सिविल सेवा दूसरे देश की सिविल सेवा से भिन्न होती है. उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम में केवल क्राउन राष्ट्रीय कर्मचारियों को सिविल सर्विस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि देश के या शहर के कर्मचारी नहीं होते. An international civil servant or international staff member is a civilian employee who is employed by international organization. All dispute related to international civil services are brought before the special tribunal created by this international organization, such as for instance the administrative tribunal of ILO. एक अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक या अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी सदस्य एक नागरिक कर्मचारी होता है जो एक अंतर सरकारी संगठन द्वारा नियुक्त किया जाता है. अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक से संबंधित सभी विवादों को इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि उदाहरण के लिए आईएलओ के प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा बनाए गए विशेष न्यायाधिकरणों के समक्ष लाया जाता है. वाई सिविल सर्विस इन एनी कंट्री? क्यों किसी देश में सिविल सेवाओं की जरूरत होती है? नॉन पार्टीशन एडवाइस टू पॉलिटिकल लीडरशिप इन द मिडस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटीज. राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितताओं के बीच राजनीतिक नेतृत्व को गैर पक्षपातपूर्ण सलाह. सपोर्ट द चूजन रिप्रेजेंटेटिव टू डिवाइस इफेक्चुअल पॉलिसीज एंड हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड इन्हेंसमेंट ऑफ नेशन. एक प्रभावी नीति लाने के लिए प्रतिनिधि की मदद करना और समाज के कल्याण और राष्ट्र की उन्नति के लिए नीतियों को लागू करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है. टेन्योर टिपिकली सर्वाइव्स ट्रांजिशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप. कार्यकाल आमतौर पर राजनीतिक अस्थिरता का शिकार नहीं होता है. सर्विस डिलीवरी एट कटिंग एज लेवल. अत्याधुनिक स्तर पर सेवाएं वितरण करना. सिविल सर्वेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ensuring that proper procedure are followed. सिविल सेवक कानून और को बनाए रखने और उचित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए और सार्वजनिक हित के लिए जिम्मेदार हैं. सिविल सर्विसेज आर द एक्चुअल मेकर ऑफ इंडियन लॉ एंड पॉलिसी. दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड कैन नॉट पब्लिकली शो देयर डिसइंटरेस्ट और डिसअप्रूवल फॉर इट. सिविल सेवक भारतीय कानून और नीति के वास्तविक निर्माता हैं. वे चुनी हुई सरकार के लिए काम करते हैं और इसके लिए सार्वजनिक रूप से अपनी उदासीनता और अस्वीकृति नहीं दिखा सकते. सिविल सर्विसेज इवोल्यूशन इन इंडिया. भारत में सिविल सेवाओं का इवोल्यूशन कैसे हुआ? इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन दिस सिस्टम पावर कन्फर्स विद द पीपल. द पावर इज एक्सरसाइज्ड थ्रू इट्स डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव who have the command to manage them for particular period. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस प्रणाली में आम लोगों के हाथ में शक्ति होती है. शक्ति का उपयोग लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है. ये प्रतिनिधि एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं. Ancient and medieval period. The Mauryan administration employs civil servant in the name of adhyakshas and rajukas. The investigation of for civil servant in those days too was very stringent as revealed by कौटिल्य अर्थशास्त्र. मौर्य काल में भी अध्यक्ष और राजुका नाम से सिविल सेवक विद्यमान थे. उन दिनों सिविल सेवकों की जांच बहुत कठोर होती थी, जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है. In medieval period, civil servant became state servant who contributed their efforts in the development of land revenue system during Mughal period. मध्यकाल में मुगल शासन के दौरान सिविल सेवकों ने राजस्व प्रणाली को सुदृढ़ करने में काफी योगदान दिया. ब्रिटिश इंडिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट established the civil services basically with the aim of strengthening the British administration in India.
ब्रिटिश सरकार ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से नागरिक सेवाओं की स्थापना की। वॉरेन हॉस्टिंग्स laid the foundation of civil services and Charles Cornwallis reformed, modernized and rationalized it. Cornwallis introduced two divisions of Indian civil services, convenanted and unconvenanted. The convenanted civil services consist of only Europeans, the British personnel occupying the higher post in the government. The unconvenanted civil service was only introduced to facilitate the entry of Indian at the long run of the administration. वॉरेन हास्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने सुधार किया, आधुनिकीकरण किया और इसे तर्कसंगत बनाया। कॉर्नवालिस ने भारतीय सेवाओं को दो भागों में डिवाइड कर दिया, उछला स्तर और निचला स्तर। भारत के उच्च स्तरों पर काबिज नागरिक सेवाओं में केवल यूरोपीय शामिल थे और प्रशासन के निचले पायदान पर भारतीयों के प्रवेश को इजाज़त मिली। In 1854, Macaulay Committee recommended that appointment to the services based on the Mac Company's patronage be stopped and merit-based system be established. Post 1855, recruitment to the ICS was based on merit only through a competitive examination. It was restricted to Indians. 1854 में मैकले समिति ने सिफारिश की कि कंपनी के संरक्षण के आधार पर नियुक्ति को रोक दिया जाए और योग्यता आधारित प्रणाली की स्थापना की जाए। 1855 के बाद ICS में भर्ती केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से योग्यता पर आधारित हो गई, ये भारतीयों के लिए नहीं थी। After the 1850 revolt of 1857, when the rule of company ended and power was transferred to British Crown, after 1857 the services came to be known as Imperial Civil Services. 1857 के विद्रोह के बाद जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई, यानी 1857 के बाद सेवा को इंपीरियल सिविल सेवा कहा जाने लगा। 1886 In 1986, the Acheson Commission chaired by Sir Charles Umberfaston Acheson recommended that Indian also get employed in the public services. 1886 में सर चार्ल्स उमरफास्टन एचिसन की अध्यक्षता में एचिसन आयोग ने सिफारिश की कि भारतीयों को भी सिविल सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए। A further appeal to the inclusion of Indian in the civil services happened in 1912 when Ellington Commission suggested that 25% of the higher posts be filled by Indians. It also recommended that recruitment to the higher posts should be done by partly in India and partly in England. सेवा में भारतीयों को शामिल करने के लिए एक और ठोस कदम 1912 में उठाया गया, जब एस्लिंगटन आयोग ने सुझाव दिया कि 25% उच्च पदों को भारतीयों द्वारा भरा जाना चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की कि उच्च पदों पर भर्ती भारत में और आंशिक रूप से इंग्लैंड में की जानी चाहिए। From 1922, the ICS exam was held in India. 1922 से ICS परीक्षा भारत में आयोजित की गई। The Public Service Commission of India, forerunner of Union Public Service Commission, was established on 1 October 1926 under the chairmanship of Sir Ross Barker. भारत में लोक सेवा आयोग, जो बाद में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना गया, की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में की गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, The union will go, you will not have united India if you have not a good all India services which has the independence to speak out its mind, said सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ जाएगा, आपके पास एक अखंड भारत नहीं होगा अगर आपके पास एक अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं है जिसमें अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। The civil services are identified as IS in our country, so much so that the civil services exam are commonly known as IS exam. सिविल सेवाओं को हमारे देश में IS के रूप में पहचाना जाता है और सिविल सेवा परीक्षा को आमतौर पर IS परीक्षा के रूप में जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, located in New Delhi, is unofficially the Ministry of Civil Services. The ministry is responsible for training, reform, pension for the civil services system in India.
नई दिल्ली में स्थित कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय अनौपचारिक रूप से सिविल सेवा मंत्रालय है। भारत में सिविल सेवा प्रणाली के प्रशिक्षण, सुधार और पेंशन के लिए मंत्रालय जिम्मेदार है। सिविल सर्वेंट are employees of government of India or of state, but not all employees of government are civil servant. As of 2010, there are 6.4 million government employees in India, but fewer than 50,000 civil servant to administer them. सिविल सेवक भारत सरकार और राज्य के कर्मचारी हैं, लेकिन सरकार के सभी कर्मचारी सिविल सेवक नहीं हैं। 2010 तक भारत के 6.4 मिलियन सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए 50,000 से अधिक सिविल सेवक थे। There are 3 tiers of administration that include central government, state government, and local government. At the central level, these civil services include the All India services, namely Indian Administrative Services, Indian Foreign Services, Indian Forest Services, Indian Police Services. Besides these, there are other central services such as Indian Revenue Services, Indian Railway Services, etc. At the central level, the state government have their own set of services like state civil services. प्रशासन के 3 स्तर हैं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार शामिल हैं। केंद्र स्तर पर सिविल सेवा में अखिल भारतीय सेवाएं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा शामिल है, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर अन्य केंद्रीय सेवाएं जैसे भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय रेल सेवा आदि हैं। राज्य सरकारों के पास राज्य सिविल सेवा जैसी सेवाएं का अपना समूह है। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 312 गिव्स अथॉरिटी टू द राज्य सभा, the upper house of the parliament, to set up new branch of All India services with a 2/3 majority vote. The Indian Administrative Service, the Indian Police Service, Indian Forest Service have been established under this constitutional provision. भारत में के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकता है। इस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। The Government of India has also approved the formation of 2 new cadres of civil servant, the Indian Skill Development Services in 2015 and the Indian Enterprises Development Services in 2016। भारतीय सरकार ने सिविल सेवा के 2 नए संवर्गों के गठन को भी मंजूरी दी, भारतीय कौशल विकास सेवा 2015 में और भारतीय उद्यम विकास सेवा 2016 में। During British period, the enforcement of law and order and collection of revenue was the major issue of civil services officer. After independence of India, when the government has attained the role of welfare state, civil services has imperative role in implementing national and state policies of welfare and plant development. ब्रिटिश काल के दौरान कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन और राजस्व का संग्रहालय सिविल सेवा अधिकारियों का प्रमुख मुद्दा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब सरकार ने कल्याणकारी राज्य की भूमिका प्राप्त की, तो कल्याण और योजनाबद्ध विकास की राष्ट्रीय और राज्य नीतियों को लागू करना सिविल सेवकों की अहम भूमिका बन गई। The highest ranking civil servant is cabinet secretary. He is ex officio chairman of Civil Services Board, the chief of Indian Administrative Service and the head of civil services under the rule of business of Government of India. He also holds the 11th position of order of precedence in India. सर्वोच्च रैंकिंग वाला सिविल सेवक कैबिनेट सचिव है। वह सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रमुख और भारतीय सरकार के नियमों के तहत सभी नागरिक सेवाओं का प्रमुख है। वह ऑर्डर ऑफ इंडिया की वरीयता में 11वां स्थान पे रखते हैं। आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट सिविल सर्वेंट फ्रॉम पॉलिटिकल मोटिवेटेड एंड विंडिकेटेड एक्शन। भारत का अनुच्छेद 311 उन्हें राजनीति से प्रेरित या प्रतिशोधित भावना से दिए गए दंड से भी बचाता है। थैंक यू।